हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स स्टूडेंट। हम लोग लास्ट वीडियो में यानी लास्ट टॉपिक में यानी लास्ट लेक्चर में जो सीखे थे वो सीखे थे कि यदि टेंजेंट एक नहीं दो दो तो टेंजेंट हो यानी दो लाइन हो और दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा हो और दोनों लाइन या दोनों टेंजेंट का स्लोप m1 और m2 हो तो थीटा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब जरा उस टेंजेंट का कंडीशन देखने जा रहे हैं यानी दोनों लाइंस का। देखो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बोल रहे हैं या लाइन बोल रहे हैं सेम बात है, टेंजेंट भी तो लाइन है। लेकिन जो भी स्टूडेंट न्यू हो और यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे प्लीज शेयर कर दो सभी जगह, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, अपने फेसबुक ग्रुप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, ठीक है, फैला दो। ओके स्टूडेंट, चलो अब काम की बात करते हैं। तो अगर दो टेंजेंट है या दो लाइंस है, अगर फर्स्ट का स्लोप m1 सेकंड का m2 हो तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब जरा वो सोच के देखो, इस तरह का लाइन दिए थे उस दिन, अगर ये लाइन पैरेलल भी तो हो सकता है ऐसा, ओके यस बिल्कुल हो सकता है। तो ये दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो वो दोनों का स्लोप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो पता है कि दोनों अगर पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, पैरेलल के बीच 0 डिग्री। लेकिन उस स्लोप पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप पे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो उसका स्लोप देखने वाले हैं। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाए यानी एक टेंजेंट ऐसा एक टेंजेंट ऐसा हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बना दे तो फिर क्या होगा, दोनों का स्लोप एंगल तो नो डाउट 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन दोनों का स्लोप पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देखने वाले हैं और मिस नहीं करना, ध्यान देना यहाँ अच्छे से। तो चलो अब जो हम लिखने वाले हैं वो लिखना नोट करके तुम लोग। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज जाओ, इससे पहले दो पार्ट बनाए हैं उसको जरा देखो। तो नोट 1 में लिखना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यदि दो लाइंस पैरेलल हो। जरा आ जाओ स्टूडेंट, यहां ध्यान देना अच्छे से। सपोज एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, लाइन सेगमेंट है और पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल पक्का पता है कि 0 डिग्री होगा, है ना। और हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 माने थे, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 माने थे, या उसी को m2 या इसी को m1 माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना चाह रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का कंडीशन क्या होगा, m1 और m2 के बीच। चलो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, हम पहले वहां पे लिख देते हैं कंडीशन या यहीं पे लिख देते हैं, याद रखना। तो सिंस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। आप कहोगे सर मॉड ने दिए, फार्मूला मॉड था, याद करो बिना मॉड का भी तो फार्मूला था, कोई ओरिजिनल फार्मूला मेरा यही था, वो एक्यूट एंगल के लिए था। अब जरा बताओ, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan थीटा, इधर m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। थीटा पैरेलल होगा तो 0 डिग्री यानी tan 0 डिग्री, tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, दिस इंटू 0 आ जाएगा तो 0 इंटू 1 प्लस m1 m2, इधर हो जाएगा m1 माइनस m2। 0 इंटू समथिंग गाइस 0 होता है, सबको पता है, m1 माइनस m2 हो जाएगा। m1 को इधर लाएंगे m1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा m2। आशा करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यदि दो लाइंस पैरेलल हो, यदि दो टेंजेंट्स पैरेलल हो तो दोनों के का स्लोप जो है वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो एक लाइन है, फर्स्ट लाइन सपोज m1 स्लोप है, एक दूसरा लाइन है स्लोप m2 है। अगर दोनों के बीच का एंगल पूछेगा तो ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, और अगर वो दोनों पैरेलल होगा तो ये लिखेंगे m1 इक्वल m2। देखो यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन इतना काम करके हम आसान कर दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट कंडीशन डायरेक्ट रिलेशन ये याद रखना। तो आज से तुमसे कोई पूछेगा दो लाइंस पैरेलल होगा तो क्या होगा, बोलना दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं करना,
फर्स्ट क्लास में कुछ और भी बताए थे या सेकेंड क्लास में। यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो dy बाय dx 0 होता है। जरा याद रखो उसमें एक टेंजेंट था x के पैरेलल था, यहाँ x एक्सिस y एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं है, दो सीधा लाइन है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ओके, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नॉट 2 दिखाते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल नहीं, अब परपेंडिकुलर देखते हैं। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, जरा उसके बारे में विचार करते हैं। तो कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो एक बात पता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी वो जो थीटा होता था दोनों लाइन के बीच का एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो कर्व के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, समझ आना दोनों टेंजेंट के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में ये थीटा ठीक है, यहाँ भी, यहाँ जीरो की जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। टेन 90 जीरो नहीं, क्या होता है इंफिनिटी। यहां तक तो लिख लिए होंगे। अब हम बहुतों बार समझा चुके हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में, किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू अगर इंफिनिटी आता है, जरा और फिर से देख लो। अगर सपोज कोई पूछता है कि p बाई क्यू इंफिनिटी होता है और तुमसे कोई पूछेगा कुछ बताओ पी क्यू के बारे में, ध्यान से समझना। p बाई क्यू इंफिनिटी है, कोई तुमसे पूछता है पी क्यू के बारे में बताओ, बोलना p कुछ भी हो सकता है लेकिन q जीरो होगा हमेशा। q क्या होगा, जीरो। तो सीधा सीधा बात ये समझ लो, किसी फ्रैक्शन का वैल्यू अगर इंफिनिटी है तो उसका डिनोमिनेटर यानी हर वो कितना होगा, जीरो। तो अगर दिस बाय दिस का वैल्यू इंफिनिटी है, इसका मतलब डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू जीरो होगा। ऊपर वाला कुछ भी होगा, नो आइडिया, नो पता ही नहीं। m1 इंटू m2 इक्वल प्लस इधर उधर जाएगा -1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आया, -1। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना के बराबर आएगा, -1 के बराबर। ये स्टूडेंट ये चीज याद रखना, तुम लोग बहुतों को पता नहीं होता। आशा करते हैं यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, -1। लिखना नॉट का 3। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप कहोगे सर ये क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, कहोगे सर नॉर्मल का स्लोप उस दिन पढ़े थे, नहीं याद करो, नॉर्मल का स्लोप हम कहीं भी नहीं लिखाए हैं, टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाय dx लिखाए हैं और किसी का स्लोप नहीं लिखाए हैं, याद कर लो सही से। अब एक बात बताओ, एक लाइन का स्लोप m1 दूसरे का m2, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 बशर्ते दोनों परपेंडिकुलर हो। जरा याद करना तुम लोग फर्स्ट दिन का, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, डिफिनेशन ही बताए थे। तो जब टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है गाइस, सब आदमी बताना दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं, जो अभी पढ़े हो गया सब बिल्कुल होगा। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना होगा, -1। इसमें तो किसी को कोई शंका कोई डाउट नहीं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप -1 के इक्वल होता है प्रोडक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का डिनोट करने का तरीका बहुत था, dy बाय dx लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, tan psi लिख सकते हैं, याद होगा तुम लोगों को। तो dy बाय dx लिख दिए, तो जरा बताना यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल क्या लिखोगे, -1, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, यानी dy बाय dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया -1 बाय dy बाय dx। और जरा बताओ dy बाय dx को क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कह सकते हो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये दो तीन रिलेशन याद रखना, यहाँ से जो तीनों नोट में लिखे हैं
ये बहुत ही टेंजेंट नॉर्मल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सार है, ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ओके, हम जरा रिकैप कर लेते हैं शुरू से लेकर अभी तक तुम लोगों को क्या क्या बताए हैं, क्योंकि अब हम तुम लोगों को होमवर्क देंगे इसके बाद, ठीक है। चलो दिखाते हैं क्या क्या बताए। सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट का स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं, पॉइंट्स देगा तो उससे भी निकाल लेंगे, 3 तरीका हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, याद करो। उसके बाद अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा dy बाई dx 0 होगा, अगर टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा dy बाई dx इंफिनिटी होगा। स्लोप का कुछ क्वेश्चन, पॉइंट्स का कुछ क्वेश्चन बनवा चुके हैं लास्ट क्लास में, जो न्यू हो उसको जरा देख लो पहले। उसके बाद अभी 3 नॉट्स देखे और लास्ट क्लास में भी देखे कि अगर दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, जहां पे m1 और m2 फर्स्ट और सेकेंड लाइन का स्लोप था, फर्स्ट और सेकेंड लाइन का क्या था, स्लोप था। फिर पढ़े अभी हम लोग 3 नॉट्स, अगर वही दोनों लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अभी पढ़े स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बाय dy बाय dx, यानी -1 बाय m, या इसी को थोड़ा ठीक करो तो बोलो माइनस dx बटा dy होगा। एक बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ दिया था स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, किसी को याद ही नहीं था, तो ये चीज का ध्यान रखो, पलट जाएगा तो -dx बाय dy भी हो सकता है। आशा करते ये चीज समझ में आ गया होगा। मेरा अब टाइम आ चुका है कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं और फिर तुम लोगों को बोलो किताब से बनाने के लिए। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, इसमें कोई गलती नहीं करना बाबू, ठीक है। लिखो, इफ द इक्वेशंस of a curve is x equal to sin theta plus 5 and y equal 4 into 1 minus cos theta, then find the slope of normal at theta equal pi by 3। जरा क्वेश्चन का मीनिंग समझना, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आरडी शर्मा और एसोएल केसी सिन्हा हर जगह। क्या है इस क्वेश्चन में, पर कह रहा है द इक्वेशंस ऑफ ए कर्व, कोई कर्व है जिसका इक्वेशन दिया है भाई x इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस 5 y इक्वल 4 into 1 माइनस cos थीटा। कुछ के मन में डॉट होगा, उसको देख करके अभी क्लियर कर रहे हैं। जब थीटा का वैल्यू कितना होगा पाई बाय 3, तो नॉर्मल का स्लोप बताना है। तो नॉर्मल का स्लोप कोई भूत नहीं है जिससे डर जाएंगे भाई, हमको सिर्फ dy बाय dx यानी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, उसी का रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे, नॉर्मल का निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। अब जरा बताओ, सीधा सीधा दिमाग में रखो कि टेंजेंट का स्लोप हो या नॉर्मल का स्लोप हो, हमको पहले dy बाय dx निकालना है। अब ये दो इक्वेशन दिया है, कहोगे सर dy बाय dx कैसे निकालेंगे, हो सकता है यहाँ लाइट कर रहा होगा, x लिखा हुआ है यहाँ गाइस, x इक्वल 2 sin थीटा प्लस 5, ओके नीचे तो दिख रहा है। तो याद करो जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो लास्ट चैप्टर में हम बताए थे पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, अब याद आ गया होगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बोले थे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में यानी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सीधा सीधा बात समझ लो ना, dy बाय dx ला सकते हैं और dy बाय dx आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव भी आ जाएगा, वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। अगर थीटा दिखेगा तो थीटा का वैल्यू रख देंगे, सवाल खत्म। चलो जरा देखते हैं, तो डायरेक्टली हम कर्व की इक्वेशन का बात करते हैं। तो x इक्वल टू है 2 sin थीटा प्लस 5 और उसके बाद y इक्वल टू है 4 into 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये होगा dx बाई डी थीटा गाइस, 2 कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा और 5 का 0, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने का, इक्वेशन 1। इसका बात करें अगर dy बाई डी थीटा होगा 4 कांस्टेंट 1 का 0
कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन, दैट इज 4 साइन थीटा, इक्वेशन 2। तो हम लोगों को dx बाय डी थीटा भी आ गया, dy बाय डी थीटा भी आ गया। हमको अब डिवाइड करना है dy बाय डी थीटा में dx बाय डी थीटा से। कहोगे क्यों करे सर डिवाइड, क्योंकि dy बाय dx लाना है। तो नाउ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डी थीटा कैंसिल, dy बाय dx। अब मत पूछना कैसे, ये सब डिफरेंशिएशन का काम है, करवा चुके हैं। तो अब इधर है 4 साइन थीटा और इधर आया 2 कॉस थीटा, 4/2 होता है 2, साइन बाय कॉस हो गया 10। अब ये आ गया dy बाय dx, तो 10 थीटा का वैल्यू पता था कितना, π/3, थीटा π/3 मतलब 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू √3 यानी 2√3। लेकिन ये किसका वैल्यू आया जरा बताओ, dy बाय dx का। और हमको dy बाय dx का वैल्यू नहीं चाहिए, डायरेक्टली नहीं चाहिए, क्योंकि dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आशा करते हैं इतना तक समझ में आया होगा, लिख लो पहले फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी पढ़ाए थे, -1 बाय dy बाय dx, याद आ गया होगा, यस सर। -1 बाय dy बाय dx आया 2√3। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। आशा करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो एक चीज तुम लोग समझ गए, टेंजेंट का स्लोप बोले या नॉर्मल का स्लोप बोले, हमको पहले dy बाय dx निकालना है। नॉर्मल के स्लोप में एक्स्ट्रा काम बस इतना करना है कि रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है। अब जरा कुछ प्रैक्टिस हम करवाना चाहेंगे यहाँ पे, पहले नोट कर लो, कर लिए होंगे, चलो हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। इधर लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इधर लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 दे रहे हैं, -6 दे रहे हैं, 5/6 तो नहीं देंगे, 1/8 दे रहे हैं, 1/8 में तो 3/8 कर देते, और 1/7 कर रहे हैं। थोड़ा सही से समझो। मान लो टेंजेंट का स्लोप ये है, इसमें ही माइनस लगा, नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है, ज्यादा कुछ मत करना, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करो। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 प्लस है -4 है, समझ में आया। -6 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/6, माइनस है प्लस हो गया। 3/8 है, रेसिप्रोकल 8/3 माइनस लगा देंगे। -1/7 है, रेसिप्रोकल करेंगे 7, क्योंकि नीचे 1 तो लिखते नहीं, नेगेटिव का पॉजिटिव करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो नॉर्मल लिखना नहीं है, वो दिमाग में आ जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना और कुछ करना का। चलो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को तुम लोग को मिला होगा। एक क्वेश्चन हम और बना के दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, चल फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ where y coordinate दिख रहा है कि where y coordinate नहीं दिख रहा है, मिटा देते हैं। where y coordinate is equal to the slope of tangent। t जब लिख रहे हैं तो समझ जाओ टेंजेंट होल फॉर्म लिख लेना। क्या है क्वेश्चन समझो, कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व है y = x³ जिसपे हम लोग को पॉइंट बताना है। पॉइंट बताना मींस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बताना है। जब पॉइंट पूछता है ना तो दिमाग में एक चीज लाना, मेरा ये याद रखो, इससे कनेक्टर ढूंढना। कनेक्टर मतलब क्या, जितना कुछ हम पढ़ाएं, जितना कुछ मींस क्या, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, वो कनेक्टर है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, कनेक्टर है। दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, कनेक्टर है। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या है, कनेक्टर है। ये 4 कनेक्टर याद रखना, हम तुमको आसान कर देंगे चैप्टर, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में।
टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जीरो होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी? डी वाई बाई डी एक्स। अगर दो लाइन पैरेलल होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बार बार ये रिपीट करते रहना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझो कि एक कोई कर्व है, ये इस पे एक पॉइंट लाना है, कहीं भी ले आओ, सपोज यहीं पे, इसका टेंजेंट इस तरह का होगा। टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का नाम ही है, इसके बिना होगा नहीं। कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट बताइए और कर्व का इक्वेशन पता है y = x। इस कर्व पे एक पॉइंट बताइए। अब कहोगे सर कौन पॉइंट बता दें हम? वैसा पॉइंट बताइए जिसमें y कोऑर्डिनेट, जिसका y कोऑर्डिनेट स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। थोड़ा समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। अब थोड़ा सब आदमी यहाँ ध्यान देना, जब पॉइंट तुमको मानना हो, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसी बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर तुमको कोई एक पॉइंट लाना हो, कर्व का इक्वेशन दिया रहे, तुम पहले कुछ भी मान लेना। सपोज हम यहाँ पे ए मान ले, स्मॉल ए, कुछ भी मान लो। तो होता क्या है स्टूडेंट से गलती, पहला ए मान के दूसरा बी मान लेता है। ये गलती कभी मत करना। बनेगा सवाल, जितना में हम बनाएंगे उससे 6-7 लाइन आगे चले जाओगे, ये गलती नहीं करनी। कहोगे सर अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कर्व का इक्वेशन दिया है ना, ए जो माने वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। आ जाओ अपने क्वेश्चन में, एक्स के जगह ए रख दो, वाई क्या देगा, ए क्यू, वाई क्या देगा, ए क्यू, यानी ये हो गया ऑटोमेटिकली ए क्यू। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? ए बी नहीं मानते सवाल बड़ा होता। क्यों बड़ा होता? दो आदमी आ जाता है ए बी, अब दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है ए का वैल्यू देंगे, बोलो दोनों निकल जाएगा। लेकिन अगर बी मानते तो ए निकालने से तो नहीं चलता काम। समझ में आ रही है बात मेरा? तो क्या करना है, जब भी कर्व का इक्वेशन दे उस पे पॉइंट मानना हो, एक तो कोई मान लेंगे, ए मानो या बी मानो, एक मान लेंगे, उसी में रख देंगे, दूसरा मिल जाएगा। तो आज पॉइंट क्या मान लिए भाई, लेट ए कोमा ए क्यू, ये ना, बी द रिक्वायर्ड मतलब जो लाना है, जो जरूरत है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाओ, ए कोमा ए क्यू वही पॉइंट है जिसको हम लाने जा रहे हैं। अब क्या बोला है, टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट यानी ए क्यू के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट यानी किसके इक्वल, ए क्यू के इक्वल होगा। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट अब कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं भाई, कर्व को डिफरेंशिएट करके ना। कहोगे यस सर, कर्व हम लोगों को दिया हुआ है y = x3, अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का हो गया 3x²। लेकिन ये स्लोप जनरल स्लोप हुआ, क्योंकि x लगा हुआ है, x को हटाना होगा। अब जरा बताओ कि किसका स्लोप है, टेंजेंट का, यानी इस टेंजेंट का, और यही टेंजेंट किससे पास करता है, इससे। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करेगा। कहोगे बिल्कुल, एट ए कोमा ए क्यू, वो पॉइंट ले आए हम यहाँ, dy बाई डी एक्स = 3x²। x की जगह कौन दिख रहा है, a, तो a²। ये मिल गया हम लोग को dy बाई डी एक्स। कहोगे सर ए क्यू कहाँ गया, आप तो रखे ही नहीं, क्या y है यहाँ पे, नहीं ना, नहीं रखेंगे। अगर y रहता रख देते, कोई सवाल मिलेगा जिसमें तो रख देना। यहां तक आशा करते कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा था y कोऑर्डिनेट = द स्लोप ऑफ टेंजेंट, y कोऑर्डिनेट ए क्यू है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता, निकाल लिए। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं नोट कर लिए। अब लिखना गिवन मतलब दिया हुआ है भाई, y कोऑर्डिनेट = dy बाई डी एक्स। हो गया, ये कहां दिया था ना, y कोऑर्डिनेट = द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं भाई, dy बाई डी एक्स दे दिए। तो अब बताना y कोऑर्डिनेट कितना है वहां, ए क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3a², ए क्यू प्लस 3a² इधर ले आओ, -3a² = 0, a² कॉमन ले लो, a - 3 = 0।
ए स्क्वायर 0 हो जाएगा या ए माइनस 3 0 हो जाएगा। ए 0 आ गया, ए 3 आ गया, 2 वैल्यू आया मतलब 2 पॉइंट्स आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू 0 और 3 आया, अगर बी मानते तो अभी बी भी लाना पड़ता, सवाल बड़ा हो जाता। अब चलो डायरेक्टली हम पॉइंट पे विचार करते हैं। 9 पॉइंट बराबर कितना है भाई, ए कोमा ए क्यू, एट ए बराबर 0, तो 0 रखोगे तो 0, 0 का क्यूब क्या होगा 0, ये आंसर। अब दूसरा पॉइंट आया कितना भाई 3, ए बराबर 3 आया ना इक्वल, तो एट ए इक्वल 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 कोमा 3 क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 कोमा 27, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोनों पॉइंट्स हो जाएगा 0 0 और 3 27, यानी 3 27 नहीं 3 27 यानी 327। बोलने के क्रम में मैथ्स में सब चीज हो सकता है। आशा करते हैं स्टूडेंट हम तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। और स्टूडेंट कुछ खास सूचना, वेबसाइट तैयार हो रहा है, ऐप तैयार हो रहा है, कुछ दिनों में हम उस पर ही आएंगे। ऐसा नहीं यूट्यूब बंद हो जाएगा, बट ये भी सच्चाई है कि यूट्यूब पे पूरा क्लास देना पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पढ़ने का कोई दूसरा तरीका नहीं है पता या है नहीं अवेलेबल, इसलिए ओके। ऐसा नहीं, निराश नहीं होना कि बाद में नहीं देंगे, बट तुम ही बताओ कंप्लीट कोर्स देना मुश्किल है क्योंकि बहुत घंटा हो जाता है बनाने में। आधे घंटे में तुमको देख लो कितना चीज हो जाता है। आशा करते हैं तुम लोग को ये चीज समझ में आया होगा। जब ऐप वेबसाइट बनेगा हम तुमको कंफर्म यूट्यूब पे करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, मेरा स्टूडेंट है वो तो मेरे साथ पढ़ रहा है, अभी दूसरे का भी अगर कोई स्टूडेंट्स हो, दूसरे कई जगह पढ़ रहे हो, तब भी मेरा पढ़ने के तुमको लग ही गया होगा किस तरह पढ़ाते हैं। अगर इच्छुक हो कि सर से हम पूरा 12th पढ़ें, नो डाउट, बस कुछ दिन वेट करिए, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद हम यहाँ क्लियर कर देंगे। आप आ जाइए मेरे पास, पढ़िए ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वादा है आप लोगों से काम करके रखना है, लास्ट क्लास इस क्लास का पूरा वीडियो डालना है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए जो नहीं हुए हैं अभी तक। हमको 9570266389 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हम 12th का स्टूडेंट हैं, नाम अपना दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे कांटेक्ट करके ऐड कर लूंगा। ओके, चलो आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।